Hello everyone, how are you? I am Neeraj Tiwari. Welcome to listeners, viewers and subscribers. Guys, कैसे हैं आप सब? मैं आशा करता हूँ आप सब स्वस्थ हैं, खूब मस्त हैं और आप सब अपनी अपनी तैयारी में पूरी शिद्दत और ईमानदारी से व्यस्त हैं। मित्रों, तैयारी आप सब अपने वनडे एंट्रेंस की कर रहे हैं, चाहे यूबी पीएट की बात हो, पीईटी प्राइमरी एलिजिबिलिटी टेस्ट, चाहे वो आपके समीक्षा अधिकारी की बात हो, एआरओ की बात हो, सहायक समीक्षा अधिकारी, पीसीएस की बात हो, यूपीपी की बात हो, यूपीएसआई की बात हो, हर जगह क्वेश्चंस आता है। एसएससी की तैयारी कर रहे हो, जीके जीएस से जुड़े हुए क्वेश्चंस आते हैं तो उनको हम लोग सॉल्व करेंगे। इसमें हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमी, ज्योग्राफी, साइंस, करंट अफेयर्स, इन सभी तथ्यों को लिया गया है। साथ में 5 प्रश्न आपके गणित के भी हैं, तो उन्हें भी हम लोग पढ़ने की चेष्टा करते हैं। पहला क्वेश्चन आपसे करा, निम्नलिखित युद्धों को नीचे दिए गए कूट में आधार पर कालक्रम में व्यवस्थित करिए। धर्मत का युद्ध है, खजुआ का युद्ध है, बहादुरपुर का युद्ध है और शामूगढ़ का युद्ध है। इन युद्धों को आपको क्रम में बिठा देना है। फिर सामने कूट दिया गया, 1 2 3 4 सही कूट है, 4 2 3 1 है, 1 4 1 3 है या फिर 2 1 4 3 है। मित्रों, अगर इन कूटों को आप सही जवाब में बिठाते हो तो सबसे पहले बहादुरपुर का जो है युद्ध हुआ, तो पहले नंबर पे आपका 2 आएगा। उसके बाद धर्मत का युद्ध दूसरे नंबर पे जाएगा। तीसरे नंबर पे जो आपका चलेगा वो मित्रों शामूगढ़ का युद्ध जाएगा और चौथे नंबर पे आपके खजुआ का युद्ध जाता है। तो राइट आंसर आप यहां डी के साथ बिठाओगे, डी इज द राइट आंसर बैठ जाएगा। आगे चला जाए, 2 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस मध्यकालीन शासक ने सार्वजनिक प्रणाली प्रारंभ की थी? अलाउद्दीन खिलजी ने, बलबन ने, फिरोज शाह तुगलक ने या फिर मोहम्मद बिन तुगलक ने। सार्वजनिक प्रणाली शुरू करने का काम किस शासक का रहा है आपको बताना है, तो ऐसा काम बलबन ने स्टार्ट किया। राइट आंसर बलबन के साथ देना है, वे इज द राइट आंसर बना लेना है। आगे चला जाए, 3 नंबर क्वेश्चन आता है, बहुत प्यारा प्रश्न है। भारतीय दर्शन की प्रारंभिक शाखा कौन है? सांख्य है, वैशेषिक है, मीमांसा है या फिर चार्वाक है? भारतीय दर्शन की जो प्रारंभिक शाखा है मित्रों वो आपकी सांख्य दर्शन है, तो विकल्प आप फर्स्ट के साथ लगाओ, ए इज द राइट आंसर बनाओ। आगे चला जाए, 4 नंबर क्वेश्चन आता है, द्वितीय बौद्ध संगीति का जो आयोजन है ये हुआ था, राजगृह में हुआ, पाटलिपुत्र में हुआ, वैशाली में हुआ या फिर वाराणसी यानी काशी में हुआ? दूसरे बौद्ध संगीति के आयोजन की जब बात आती है तो वैशाली इसके लिए सही जवाब बैठता है, तो आप वैशाली के साथ आंसर दे सकते हैं, बी विकल्प अपना सही जवाब बना सकते हैं। 5 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। चनहूदड़ों के उत्खनन का जो निर्देशक है वो कौन था मित्रों, या निर्देशन किसने किया? चनहूदड़ों के उत्खनन का जो निर्देशन है क्या जॉन मार्शल ने किया है, जेएच मैके ने किया है, आरईएम वेलर ने किया है या फिर ऑरेल स्टाइन ने किया? चनहूदड़ों के खुदाई का जो निर्देशन रहा मित्रों किसके निर्देशन में हुआ, तो जेएच मैके के निर्देशन में हुआ है। विकल्प आप बी के साथ लगाओ, बी इज द राइट आंसर बनाओ। आगे चला जाए, 6 नंबर क्वेश्चन आता है, बहुत प्यारा प्रश्न है मित्रों। क्वेश्चन आपसे कह रहा है 1935 में भारत सरकार अधिनियम के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए और उपयुक्त कथन में कौन सा सही है उसी के अकॉर्डिंग आपको आंसर चुनना है। अधिनियम के अनुसार गवर्नर के प्रांतों में द्वैध शासन का उन्मूलन कर दिया गया था तथा प्रांतीय स्वायत्तता आरंभ की गई थी। हाँ, 1935 में ऐसा हुआ था। समस्त प्रांतीय विधानमंडल केवल एक सदन के थे जिनको विधानसभा कहा गया, ऐसा नहीं था, तो केवल एक सही है, इसलिए आप फर्स्ट विकल्प के साथ आंसर्स लगाएंगे, ए इज द राइट आंसर बना लेंगे। आगे चला जाएगा, 7 नंबर क्वेश्चन आता है, बहुत प्यारा प्रश्न मित्रों। आपसे कह रहा है फॉरवर्ड ब्लॉक के संस्थापक थे जयप्रकाश नारायण जी, CR डे जी, मोतीलाल नेहरू जी या फिर सुभाष चंद्र बोस जी? फॉरवर्ड ब्लॉक एस्टेब्लिश करने का काम आप भी जानते हैं नेताजी का रहा, नेताजी के नाम से फेमस सुभाष चंद्र बोस जी हैं, तो आप राइट आंसर डी के साथ लगाओ, डी विकल्प सही जवाब बनाओ। आगे चला जाएगा, 8 नंबर क्वेश्चन आता है, पूछा गया बारडोली सत्याग्रह का जो नेतृत्व है वो किसने किया? सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया है, महात्मा गांधी ने किया है, विट्ठल भाई जे पटेल ने किया या फिर महादेव देसाई ने किया है? बारडोली सत्याग्रह जो 1928 के आसपास आयोजित होता है उसका जो नेतृत्व करता होता है यानी उसका नेता जो होता है वल्लभ भाई पटेल, तो सही जवाब वल्लभ भाई पटेल के साथ लगाओ, फर्स्ट इज द राइट आंसर बिठाओ। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन 9 नंबर आता है, आपसे पूछा गया निम्नलिखित नेताओं में से कौन एक जो है स्वदेशी के समर्थक थे? स्वदेशी के समर्थक नेता अरविंदो घोष हैं, फिरोज शाह मेहता हैं, दादा भाई नेरोजी हैं या फिर सुभाष चंद्र बोस हैं? स्वदेशी के समर्थक वाले जो नेता होते हैं मित्रों, इन 4 विकल्पों में अरविंदो घोष से जवाब बैठते हैं, तो आप राइट आंसर फर्स्ट के साथ लगाना, ए इज द राइट आंसर
बना लेना। आगे चला जाए 10 नंबर क्वेश्चन आता है, पूछा गया निम्नलिखित को सुमेलित करिए तथा नीचे दिए गए कूट के अनुसार आपको सही उत्तर चयनित करना है। मित्रों पहले कूट को पढ़ो फिर सही जवाब दो। आपके सामने दे दिया गया, उनके संस्थापक के नाम दे दिए गए, आपको आपसी मिलान करना है कौन सा आपका फिट बैठ रहा है। तो राजा राम मोहन राय आत्मीय सभा आप जानते ही हैं। उसके साथ साथ देवेंद्रनाथ टैगोर की अगर बात आती है तत्वबोधिनी सभा के जो है संस्थापक के रूप में जाने जाते हैं। स्वामी विवेकानंद की जब भी बात आती है आप भी जानते हैं स्वामी विवेकानंद रामकृष्ण मिशन से जुड़े हैं, और जबकि आत्माराम पांडुरंग की बात आए तो प्रार्थना सभा के लिए या प्रार्थना समाज के लिए जाने जाते हैं। तो डी का चौथा विकल्प होगा और ए का दूसरा विकल्प होगा। डी का चौथा, ए का दूसरा विकल्प केवल फर्स्ट ऑप्शन में है, इसलिए आप राइट आंसर फर्स्ट के साथ बढ़ाएंगे। ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन अपना 11 नंबर आता है, 11 नंबर प्रश्न है, प्यारा प्रश्न है मित्रों। आपसे पूछा गया निम्नलिखित समुद्री धाराओं में से कौन हिंद महासागर की धारा नहीं है। अगुलहास की धारा, मोजाम्बिक की धारा, दक्षिण हिंद महासागरीय धारा या फिर वेनेजुएला की धारा। आपको बताना है हिंद महासागर की धारा कौन सी नहीं है। सभी विकल्पों पर जब आप गौर करोगे तो वेनेजुएला की जो धारा है यह आपके हिंद महासागर में नहीं बहती है। राइट आंसर डी के साथ चुन लो। अगला क्वेश्चन 12 नंबर आता है, 12 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है। घाना आर्का दिया गया, केन्या नैरोबी दिया गया, नामीबिया विहंग हार्ड दिया गया और नाइजीरिया रबात का विकल्प दिया गया। एक विकल्प आपका सही सुमेल नहीं रखता है, नाइजीरिया रबात, यही सही जवाब है। तो डी विकल्प अपना राइट आंसर बना लो। अगला क्वेश्चन 13 नंबर आता है, कथन और कारण से क्वेश्चन है मित्रों। कथन आपसे कह रहा है काली कपास वाली मृदा वर्षा विहीन खेती के लिए आदर्श है। कारण दिया गया काली कपास वाली मृदा सूक्ष्म काणिक है। दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। कूट में आपसे कह रहा है उसी के अकॉर्डिंग आपको आंसर देना है। ए और आर दोनों सही है। आर ए का सही व्याख्या करता है, ऐसा नहीं है। काली कपास वाली मृदा वर्षाहीन खेतों के लिए आदर्श है, हाँ ये तो सही है। काली कपास वाली मृदा सूक्ष्म काणिक नहीं है, ऐसा नहीं है। तो ए और आर दोनों सही है, ये भी नहीं है। ए सही है परंतु आर गलत है, क्या ऐसा है? तो ए सही है परंतु आर गलत है, ऐसा भी नहीं है। ए गलत है परंतु आर सही है, हाँ ये सही है। डी विकल्प आपका सही है। तो काली कपास वाली मृदा वर्षा विहीन होती है। अरे काली कपास वाली जो मृदा है, काली मिट्टी, उसमें पानी ज्यादा लगता है, तो पहला ऑप्शन गलत हो गया कि वर्षा विहीन नहीं है, वर्षा चाहिए। काली कपास वाली मृदा सूक्ष्म काणिक है, थोड़े जो है बारीक दाने होते हैं, ये सही है। तो सही जवाब आप डी के साथ बनाना, डी इज द राइट आंसर लगा लेना। अगला क्वेश्चन 14 नंबर आता है, 14 नंबर प्रश्न है। आपसे पूछा गया जम्मू श्रीनगर राजमार्ग पे जवाहर सुरंग संबंधित है पीर पंजाल श्रेणी से, काराकोरम श्रेणी से, जास्कर श्रेणी से या फिर त्रिकूट श्रेणी से। जम्मू श्रीनगर राजमार्ग पे जवाहर सुरंग जो है इसका संबंध किससे आता है? तो ये पीर पंजाल श्रेणी से आता है, इसलिए राइट आंसर फर्स्ट के साथ बनेगा। ए इज द राइट आंसर बनाना पड़ेगा। आगे चले 15 नंबर क्वेश्चन आता है। आपसे पूछ लिया गया भारत के किस राज्य में महिला साक्षरता दर न्यूनतम है? बिहार राज्य है, राजस्थान है, उड़ीसा है और J&K का नाम दिया गया। मित्रों महिला साक्षरता दर के मामले में जो है बिहार सबसे न्यूनतम है, सबसे पीछे है, तो विकल्प आप बिहार के साथ लगाना, फर्स्ट इज द राइट आंसर बनाना। और आगे चला जाएगा। अगला क्वेश्चन 16 नंबर आता है, प्रश्न संख्या 16 की बारी है। पूछ लिया गया भारत में मुद्रा यानी करेंसी में अगर आंशिक परिवर्तनीय है तो इसका अर्थ क्या होता है? छोटा मोटा परिवर्तन किया जाए तो बाजार शक्तियों द्वारा निर्धारित पूर्ण स्वतंत्र विनिमय दर है, भुगतान संतुलन के चालू खाते पर परिवर्तनीयता है, भुगतान संतुलन के पूंजी खाते पर परिवर्तनीयता है, या फिर भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा अनुमति के द्वारा परिवर्तनीयता है। आपको बताना है करेंसी का जो आंशिक परिवर्तन होता है मित्रों, आंशिक मतलब छोटा छोटा परिवर्तन अगर देखा जाए तो भुगतान संतुलन के चालू खाते पे परिवर्तनीयता है। सही जवाब बी के साथ बनता है, बी इज द राइट आंसर लगाओ। अगला क्वेश्चन 17 नंबर आता है। पूछ लिया गया भारत में निर्धनता के स्तर पे आकलन किया जाता है विभिन्न राज्यों में प्रति व्यक्ति आय के आधार पे, परिवार की औसत आय के आधार पे, परिवार के उपभोक्ता व्यय के आधार पे, या फिर देश की मलिन बस्तियों को जनसंख्या के आधार पे। भारत में निर्धनता के स्तर का जो आकलन किया जाता है वो कैसे किया जाता है मित्रों? परिवार के उपभोग व्यय के आधार पर किया जाता है। तो विकल्प आपका सी के साथ बैठेगा।
अगला क्वेश्चन 18 नंबर आएगा, भारत में हरित क्रांति के प्रणेता कौन थे? जेके मेहता है, आर के मुखर्जी है, एम एस स्वामीनाथन है, या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। हरित क्रांति की बात आती है तो मित्रों जो है भारत में हरित क्रांति के जो फादर कहलाते हैं एम एस स्वामीनाथन कहलाते हैं। विकल्प आप इसी के साथ बनाएंगे। अगला क्वेश्चन आपका 19 नंबर आएगा, पूछा जा रहा है नरसिम्हन समिति निम्नलिखित में से किस सुधार से संबंधित थी? नरसिम्हन समिति उच्च शिक्षा सुधार है, कर संरचना सुधार है, बैंकिंग संरचना सुधार है, या फिर नियोजन कार्यान्वयन में सुधार होता है। नरसिम्हन समिति की अगर हम बात करते हैं मित्रों तो बैंकिंग संरचना में सुधार के लिए नरसिम्हन समिति जो है आयोजित की गई थी, गठित की गई थी। विकल्प आप जो है सी के साथ बनाते हैं, सी इज द राइट आंसर लग जाता है। अगला क्वेश्चन आपका 20 नंबर आता है, प्रश्न संख्या 20 की बारी है। पूछ लिया गया राजकोषीय नीति का विनिधान है पूंजी निर्माण, बेरोजगारी, घाटे की बचत नीति, या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। राजकोषीय नीति का जो विनिधान है मित्रों वो क्या है? तो राजकोषीय नीति में घाटे के बजट नीति का प्रावधान है। विकल्प आप सी के साथ बनाएंगे। अगला क्वेश्चन 21 नंबर आ रहा है, अक्टूबर 1959 में पंचायती राज भारत में सर्वप्रथम आरंभ किया गया। राजस्थान में, केरला में, तमिलनाडु में, या फिर कर्नाटका में। अक्टूबर 1959 को पंचायती राज भारत में स्टार्ट होता है, लेकिन वो राजस्थान के नागौर से स्टार्ट होता है। तो आप राइट आंसर राजस्थान लगाएंगे, फर्स्ट विकल्प अपना सही जवाब बनाएंगे। आगे चला जाए, 22 नंबर क्वेश्चन आता है, पूछ लिया गया राष्ट्रपति लोकसभा को कब भंग कर सकता है? भारत के प्रधान न्यायाधीश की अनुशंसा पे, लोकसभा की अनुशंसा पे, केंद्रीय मंत्रिमंडल की अनुशंसा पे, या फिर राज्यसभा की अनुशंसा पे। राष्ट्रपति लोकसभा को, लोकसभा का तात्पर्य आप समझ रहे हैं निम्न सदन होता है जहां के सदस्य प्रत्यक्ष रूप से चुने जाते हैं, भारत की जनता चुनती है। उसको राष्ट्रपति भंग कर सकता है जब केंद्रीय मंत्रिमंडल यह कह दे कि इसे भंग करने की जरूरत है या इसकी सिफारिश कर दे। तो सही जवाब आप सी के साथ बनाएंगे। अगला क्वेश्चन आपका 23 नंबर आ रहा है, आपसे पूछा गया संघीय संविधान की सामान्य विशेषताएं नीचे सूची में दी गई हैं, अंत में दिए गए कोड की सहायता से उन विशेषताओं का चयन करें और फिर उन सूची का आपसी मिलान भी कर लें। लिखित और दुपरिवर्तनशील संविधान है, हां ऐसा है। केंद्र और संघीय शक्ति इकाइयों के माध्यम से शक्तियों का बंटवारा हुआ है, हां केंद्र और राज्यों में बंटवारा हुआ है शक्तियों का। विधायिका और कार्यपालिका के मध्य जो है शक्ति पृथक्करण है, हां विधायिका में अलग शक्तियां हैं, कार्यपालिका में अलग शक्तियां हैं। तो ऐसा है, अरे विधायिका कार्यपालिका के मध्य शक्ति पृथक्करण किया गया है, ऐसा नहीं किया गया है। द्विसदनीय राष्ट्रीय विधानमंडल है, हां विधानमंडल आपका 2 सदन का है, उसमें कोई इफबट नहीं। तो 1, 2 और 4 सही है, इसलिए आप राइट आंसर सी के साथ लगा सकते हैं, सी इज द राइट आंसर बैठ जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका 24 नंबर आता है, 24 नंबर प्रश्न है, पूछ लिया गया निम्नलिखित में से किन अनुच्छेदों को राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान निलंबित नहीं किया जाता है? अनुच्छेद 14 और 15, अनुच्छेद 19 और 20, अनुच्छेद 21 और 22, अनुच्छेद 20 और 21। अगर राष्ट्रीय आपातकाल घोषित कर दिया जाए राष्ट्रपति के द्वारा तो कौन सा अनुच्छेद ऐसा है जो आपातकाल में भी लागू रहता है, वो आपका उल्लंघन में नहीं जाता? तो अनुच्छेद 20 और 21 लागू रहता है। विकल्प आप जो है डी के साथ बनाओगे, डी इज द राइट आंसर बैठ जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका 25 नंबर आ रहा है, 25 नंबर क्वेश्चन है, भारत के संविधान में उद्देशिका का विचार लिया गया है इटली के संविधान से, कनाडा के संविधान से, फ्रांस के संविधान से, या फिर यूएसए के संविधान से? भारत के संविधान में उद्देशिका का जो विचार है मित्रों, उद्देशिका ये यूएसए के संविधान से लिया गया है, इसलिए हम राइट आंसर डी के साथ चुनेंगे, डी इज द राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 26 नंबर आ रहा है, थायमिन है, विटामिन सी है, विटामिन B6 है, विटामिन B2 है, या फिर विटामिन B1 है? थायमिन किसका वैज्ञानिक नाम है मित्रों? थायमिन विटामिन B1। विकल्प आप डी के साथ चुन लो, डी इज द राइट आंसर लगा लो। अगला क्वेश्चन निम्नलिखित में से कौन सा कोशिकांग अनुवांशिकी अभियांत्रिकी से संबंधित है? लाइसोसोम है, प्लाज्मोडियम है, माइटोकॉन्ड्रिया है, या फिर प्लास्टिटेड है? कौन सा कोशिकांग अनुवांशिकी अभियांत्रिकी के संबंध से जुड़ाव रखता है मित्रों? तो ऐसा जुड़ाव होता है प्लाज्मोडियम के साथ, प्लाज्मोडियम। सही जवाब आप सी के साथ लगा लो, सी विकल्प राइट आंसर बैठ जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका 28 नंबर आता है, 28 नंबर प्रश्न है, पूछ लिया गया सूची 1 सूची 2 आपसी सुमेल करिए, फिर कोड के अनुसार अपना आंसर दीजिएगा। सूची 1 और सूची 2 को आपसी मिलान में आपको फिट करना है। तो मित्रों जर्मन सिल्वर निकल, जर्मन सिल्वर निकल है। जर्मन सिल्वर अगर आपका निकल हो गया
तो फिर आपका शोल्डर टिन होता है, आप समझ ही गए हैं। ब्लीचिंग पाउडर आपका क्लोरीन होता है और हाइपो आपका सोडियम होता है। तो डी का तीसरा विकल्प जाएगा और जो फर्स्ट है उसका दूसरा विकल्प जाएगा, यानी डी आंसर आपका परफेक्ट आंसर बनेगा। तो डी इज द राइट आंसर आप बना सकते हैं मित्रों। अगला क्वेश्चन 29 नंबर है, आपसे पूछ रहा है 29 नंबर क्या कह रहा है, मिट्टी के घड़े में निम्नलिखित में से किस प्रक्रिया के कारण जल ठंडा रहता है? द्रवण के द्वारा, ऊर्ध्वपातन के द्वारा, वाष्पीकरण के द्वारा, या फिर इनमें से कोई नहीं। मिट्टी के घड़ा में पानी ठंडा रहता है, क्यों? क्योंकि वहां वाष्पीकरण हो जाता है। विकल्प आप बी के साथ लगाओ, बी इज द राइट आंसर बनाओ। अगला क्वेश्चन 30 नंबर आता है, निम्नलिखित सिद्धांतों पर रॉकेट कार्य करता है? अवोगाद्रो अवधारणा, ऊर्जा संरक्षण, संवेग संरक्षण, या फिर बर्नौली नियम। कौन से सिद्धांत पे रॉकेट कार्य करता है मित्रों? रॉकेट के अगर कार्य करने की बात आती है तो संवेग संरक्षण का सिद्धांत रॉकेट पे लागू होता है। विकल्प आप इसी के साथ बिठा सकते हैं, सी इज द राइट आंसर हो जाएगा। 31 नंबर क्वेश्चन आता है, निम्नलिखित में से कौन सा एक न्यूनतम या न्यूनतम भिन्न है? छोटा वाला भिन्न है, सबसे छोटा भिन्न इसमें से कौन सा है? आप इसे जब हल करोगे तो 91/15 दिया गया, 105/112 दिया गया, 79/26 दिया गया और 41/17 दिया गया। सभी विकल्पों पर जब आप गौर करोगे तो आप यहां जो राइट आंसर मिला पाओगे सी विकल्प के साथ 105/112 सही जवाब बना पाओगे। आगे चला जाए, 32 नंबर क्वेश्चन आता है, पूछा गया यदि एक संख्या के 5 गुने में से 10 घटाया जाए तो वह उस संख्या के 4 गुने में 8 जोड़ने पर मिलने वाली संख्या के बराबर होगा। वह संख्या कौन सी है? विकल्प 15 का है, 18 का है, 22 का है और 21 का नाम दे दिया गया। ऐसी संख्या जिसके 5 गुने में अगर 10 घटा दिया जाए तो उसी संख्या के 4 गुने में 8 जोड़ने पे बराबर संख्या प्राप्त हो जाती है। तो संख्या आपकी कौन सी है? अगर संख्या को आप देखते हैं तो 5x - 10 इक्वल टू वही बनाएंगे, 5x 5 गुना करना है ना, -10 इक्वल टू 4x + 8, ये आपस में बराबर है। अब ये 4x इधर आएगा तो x बैठेगा, x इक्वल टू क्या जाएगा, 8 है ही, ये माइनस वाला 10 इधर जाएगा तो +10 हो जाएगा, 18 बनेगा, x की वैल्यू 18। तो राइट आंसर आप बी के साथ बना सकते हैं, बी इज द राइट आंसर बन जाएगा। और आगे चला जाए, 33 नंबर क्वेश्चन आता है, 33 नंबर क्वेश्चन आपसे वर्गमूल से कह रहा है। वर्गमूल दिया गया 0.0169 गुणे x इक्वल टू 1.3। तो x की वैल्यू क्या है मित्रों? विकल्प में 10 है, 50 है, 1000 है और 100 का विकल्प दिया गया। अगर x की वैल्यू आप ढूंढना चाहते हैं तो आपसी गुणा करेंगे, तो यहां पे आपका जो गुणा होगा वो कितने अंकों का होगा? आप बताओ x की वैल्यू क्या निकालोगे? ये 169 जो दिया गया है ये 13 का स्क्वायर दिया गया है, लेकिन यहां बाहर क्या निकल करके आया, 1.3 निकल करके आया। इसलिए अगर इसको आपको करना था तो आपको यहां गुणा करना होता 10,000 से। अब यहां 10,000 का काम है नहीं, तो आपको गुणा करना है, 2 जीरो हटा लो, फिर केवल 2 जीरो से काम चला लो, यानी 100 से अगर गुणा कर दो तो 1.3 का जो है ये स्क्वायर मेंटेन हो जाएगा। विकल्प आप डी के साथ बना लो, डी इज द राइट आंसर हो जाएगा। 34 नंबर क्वेश्चन आता है, 5 लोगों के समूह में पहले 3 और अंतिम 2 की आयु औसत के अनुपात में 9:7 है। यदि उनकी आयु के औसत का अंतर जो है 12 है तो 5वें लोगों को औसत आयु क्या होगा? 46.8, 48.4, 49.2 या फिर 64.8। शब्द को पकड़िए, उसी के अकॉर्डिंग आपको आंसर्स देना है मित्रों। अगर शब्द पकड़ करके आप आंसर्स देंगे तो समझ में आ जाएगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। 9:7 है और इनका अंतर जो है ये 2x की जो वैल्यू आती है, 9 और 7 में अंतर 2 का है, 2x की वैल्यू 12 दी गई है, तो x की वैल्यू क्या आई, x की वैल्यू 6 आ गई मित्रों। अब जब x की वैल्यू आपके 6 आ गई है तो आप भी जानते हैं 3 लोगों की औसत आयु क्या बनेगी। 3 लोगों की औसत आयु 9 छक्के 54, 9 छक्के 54, 54 बनेगा। और आप आगे बढ़ोगे, 2 लोगों का औसत आयु ढूंढोगे, 2 लोगों के लिए 7 छक्के 42, इधर चल रहा है 7, तो 7 छक्के 42। अब 42 और 54 का जो अंतर आप लोगे वो क्या आएगा, या 3 लोगों की ओवरऑल आयु आप निकालोगे तो क्या आएगा, 54 गुणे 3 कर लो, कितना आ रहा है 162। और 2 लोगों का आयु क्या आएगा, 42 गुणे 2 84 आएगा। फिर 5 लोगों की कुल आयु क्या बनी, 164 प्लस आपका 82 तो जाएगा 264 के आसपास। फिर 5 लोगों की औसत आयु अगर निकालना है तो 246 को भाग कर दीजिए आप 5 से, वैल्यू क्या निकल करके आई, वास्तविक वैल्यू लगभग कितनी निकल करके आएगी, 49.2।
तो 49.2 कौन सा विकल्प है? बी विकल्प आपका राइट आंसर बैठ जाएगा। आगे चलते हैं 35 नंबर क्वेश्चन से। कह रहा प्रत्येक माह कृतिका अपनी आयु का 30% घर के किराए पे और शेष का 60%, यानी जो 70% बचा उसका 60% घरेलू व्यय पे खर्च करती है, यानी 42% टोटल अपने घर के व्यय पे खर्च कर देती है। यदि वह प्रत्येक माह 6300 रुपये बचाती है तो उसकी कुल मासिक आय कितनी है मित्रों? पहले 30 खर्च कर चुकी है और 70% बताओ उसका 7 42 यानी 30 42 कितना? 72%। 72% खर्च कर चुकी तो बचा कितना उसका? 28%। 28% की वैल्यू कितनी दी गई? 6300 रुपए दी गई। आप इसे ढंग से जब सॉल्व करोगे तो समझ में आ जाएगा। 28% की वैल्यू 6300 दी गई तो 1% की वैल्यू क्या आएगी? 28 से भाग कर दो। जब 28 से आप भाग करोगे तो रियल वैल्यू निकल करके आएगी। इसे 100 से आप गुणा कर लेना, वास्तविक आयु चली आएगी, क्योंकि 1% की वैल्यू आपने निकाला, 100% वही चाहिए। जब 100% पे चलोगे तो 22,500 के आसपास इसका सही जवाब बैठेगा। 22,500 सी विकल्प आपका राइट आंसर बैठ जाएगा। और आगे चला जाए, अगला क्वेश्चन आता है 36 नंबर। हिंदी से क्वेश्चन है। सूरदास के गुरु थे माधवाचार्य, वल्लभाचार्य, शंकराचार्य या फिर व्यासाचार्य। सूरदास के गुरु का नाम आप भी जानते हैं मित्रों, सूरदास के गुरु वल्लभाचार्य है, तो विकल्प आप सी के साथ लगाओ। अगला क्वेश्चन 37 नंबर पढ़ते हैं। लोकोक्ति का विषम अर्थ है या सामान्य अर्थ है? लोकोक्ति का जो आप नॉर्मल अर्थ निकालते हैं, लोक की उक्ति है, लोगों का लेख है, लेख की बातें हैं या फिर अच्छी बातें हैं। लोकोक्ति अगर इसका आप छंद विच्छेद करते हैं तो लोक की उक्ति सही जवाब बैठता है। फर्स्ट इज द राइट आंसर होता है। 38 नंबर पे चलते हैं। निम्नलिखित शब्दों में से स्त्रीलिंग शब्द को पहचानिए। संसार है, समुदाय है, गौरव है और अश्वनी है। स्त्रीलिंग शब्द को आपको बताना है कौन सा है मित्रों, तो स्त्रीलिंग शब्द आपका अश्वनी सही जवाब बैठता है। डी इज द राइट आंसर लगाओ। 39 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित 4 विकल्पों में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द पहचानिए। कृष्ण है, कृष्ण है, कृष्ण है और कृष्ण है। तो 4 विकल्पों में शुद्ध वर्तनी वाला शब्द आपका कौन सा बैठता है मित्रों? आप राइट आंसर कृष्ण के साथ लगा सकते हैं। फर्स्ट विकल्प आपका परफेक्ट आंसर हो जाएगा। 40 नंबर क्वेश्चन आता है। शीत का विलोम क्या होगा? शीत का पर्यायवाची नहीं, आपका विलोम पूछा जा रहा है उल्टा। ठंड है, कृष्ण है, गीत है, उष्ण है। मित्रों अगर शीत का विलोम आपको देखना है तो शीत का विलोम आप जो लगाएंगे वो सही जवाब क्या होगा? उष्ण होगा। शीत का उष्ण होगा। तो विकल्प आप डी के साथ चुनोगे, डी इज द राइट आंसर बनाओगे। तो इस टाइप से आज आपने इस 40 क्वेश्चंस को देखा है। इन 40 क्वेश्चंस में आप कितना सही कर पाए हैं ईमानदारी पूर्वक बताइएगा। 5 क्वेश्चंस हिंदी से भी थे, 5 क्वेश्चंस आपके गणित से भी थे और बाकी के 30 क्वेश्चंस आपके जीके जीएस से रहे हैं। उम्मीद है सारी बातें समझ में आई होंगी। मिलते हैं शोर में, तब तक के लिए दिल से सैल्यूट। जय हिंद।